रात के 1 बज रहे थे। एक अंधेरे कमरे में 21 साल की नव्या गहरी नींद में सो रही थी। अचानक नव्या को अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। कमरे में शराब की स्मेल आने लगी और अचानक से उसकी आंख खुली और वो घबराकर उठने वाली थी कि तभी किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसकी चीख उसके गले में ही घुट कर रह गई। अंधेरे में उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो झटपटाई और हैरानी से अपनी बड़ी और खूबसूरत आंखों से नव्या ने देखा कि रॉकी अंकल उसके मुंह को दबा रहे हैं। उनकी आंखें नशे में लाल थी। आवाज नहीं चाहिए, चुप, एकदम चुप। रॉकी की आवाज थ्रेट से भरी हुई थी। नव्या पूरी तरह से डर गई थी। रॉकी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार नव्या ने बहुत जोर लगाकर रॉकी का हाथ अपने मुंह से हटाया और जोर से चिल्लाई, ये क्या बदतमीजी है? पापा बचाओ! रॉकी ने नव्या को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी नव्या के कमरे का दरवाजा बाहर से पीटा जाने लगा। क्या हुआ नव्या? तुम्हारे साथ कौन है? दरवाजा खोलो! नव्या के पापा सौरभ श्रीवास्तव की आवाज आई। पापा छोड़ो मुझे! नव्या की दबी हुई आवाज आई। नव्या के पापा ये सुनकर घबरा गए और किसी तरह से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे। अंदर किसी तरह नव्या ने रॉकी को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और दौड़कर दरवाजा खोला। कमरे में आते ही नव्या की सौतेली माँ तनुजा ने जब अपने भाई रॉकी को जमीन पर गिरा हुआ देखा तो वो रॉकी के पास गई और चिल्लाते हुए बोली, ये सब क्या चल रहा है? तूने मेरे भाई को मार डाला। देखो इसने क्या हालत बना दी मेरे भाई की। नव्या अपने पापा से चिपक कर खड़ी थी। वो कांप रही थी। ये सब देखकर सौरभ ने भी हैरानी से पूछा, ये सब क्या हो रहा है नव्या? रॉकी तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? नव्या ने रोते हुए पापा के गले लगते हुए कहा, पापा हर रात शराब के नशे में रॉकी अंकल मेरे कमरे में आकर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। तभी ये बात सुनकर तनुजा गुस्से से नव्या की तरफ देखने लगी। सौरभ ने नव्या को अपने आप से अलग किया और उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। नव्या ने रोते हुए आगे कहा, मैंने कई बार आपसे ये बात करनी चाही, लेकिन नाइट ड्यूटी की वजह से आप घर पर नहीं रहते थे। ये तो अच्छा हुआ कि आज आप घर पर हैं। अगले ही पल तनुजा गुस्से से उसकी तरफ आई और नव्या को थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर गंदा इल्जाम लगाने की? जरूर तुमने ही उसे शह दी होगी कमरे में आने की। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है नव्या, रॉकी तुम्हारे अंकल है। नव्या ने रोते हुए जोर से कहा, ये मेरे अंकल नहीं है। इनसे पूछिए इस वक्त ये मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं। पापा मेरा यकीन कीजिए, मैंने आज तक ये बात आपसे नहीं बताई क्योंकि मुझे पता था आप यकीन नहीं करेंगे। सौरभ श्रीवास्तव चुप था। उसकी अपनी पत्नी के आगे कुछ नहीं चलती थी। तनुजा नव्या की सौतेली माँ थी और इसके साथ शादी करने के बाद सब कुछ बदल गया था। अपना बच्चा ना होने की वजह से तनुजा अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन नव्या पर निकालती थी। नव्या ने अपने लाचार पापा की तरफ देखा और वो रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। इंसान अक्सर बाहर के हालात से हार कर अपने घर में पनाह लेता है, लेकिन अगर कोई घर से ही हार जाए तो उसकी पनाह कहाँ होगी? इसी उधेड़बुन में नव्या छत की तरफ चली गई। छत पर पहुंचते ही उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया का फोन आया। रात के 1 बजे रिया क्यों फोन कर रही थी? नव्या का इस समय किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। उसने उसका फोन नहीं उठाया, लेकिन रिया बार बार फोन किए जा रही थी। हार कर नव्या ने फोन उठाते हुए कहा, अगर मैं फोन नहीं उठा रही तो इसका ये मतलब है कि मुझे अभी बात नहीं करनी। समझती क्यों नहीं हो तुम? उधर से रिया की चहकती हुई आवाज आई, अरे मैं बार बार फोन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारी मुसीबतों का एंड होने वाला है। नव्या ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? अरे मैंने तुम्हारे लिए एक नौकरी ढूंढ ली है और कल तुम्हारा इंटरव्यू है। नव्या को रिया की बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने मायूसी से कहा, मुझे कौन नौकरी देगा? एक ड्रॉप आउट को?
कल शाम को 7 बजे गुरुग्राम के ड्रीम एंड कॉकटेल्स बार पहुंच जाना। तुम्हारी नौकरी वहां जरूर लग जाएगी। बार का नाम सुनकर नव्या चौंक गई। क्या मैं बार में नौकरी करूंगी? तुमने सोचा भी कैसे? अगले ही पल रिया ने सीरियस आवाज में कहा। सीरियसली नव्या, तुम ये सब सोच रही हो? नौकरी कहीं भी मिले इससे क्या फर्क पड़ता है? तुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है या नहीं? वो दिन दूर नहीं जब तू अपने अंकल के हत्थे चढ़ जाएगी। नव्या ये जानती थी कि रिया सही कह रही है। रिया ने उसे समझाते हुए आगे कहा। नव्या, समय रहते उस घर से निकल और उसके लिए तुझे अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। जब तक कोई ढंग का काम नहीं मिलता तब तक ये नौकरी कर ले। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बचपन के दोस्त रोहन को तुझे नौकरी पर रखने के लिए मनाया है। एक बार जाकर देख तो। देखती हूँ, मुझे सोचने दे। ये बोलकर नव्या ने फोन कट कर दिया। जिस तरह के हालात थे, नव्या के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। हो सकता है यही वो रोशनी की किरण थी जिसका उसे इंतजार था। अगले दिन नव्या ने इंटरव्यू के लिए जाने का मन बना लिया। उसने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनी जिसमें उसका खूबसूरत फिगर और चेहरे की मासूमियत निखर कर दिखाई दे रही थी। इसी वजह से वो जहां भी जाती थी लोग बस उसे देखते ही रहते। और यही हुआ जब वो ड्रीम एंड कॉकटेल्स बार पहुंची। बार के दरवाजे से ही लोगों ने उसे घूरना शुरू कर दिया था। नव्या को ये सब बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसने वहां से लौट जाने का फैसला किया और वो जैसे ही जाने के लिए पलटी, एक 26-27 साल का आदमी उसके सामने खड़ा था। वो रोहन था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, नव्या, कहाँ जा रही थी? आई वॉज वेटिंग फॉर यू। नव्या नर्वसनेस की वजह से कुछ नहीं बोल पाई। रोहन उसे बार के अंदर ले गया। रोहन नव्या के चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ गया कि नव्या डरी हुई है। मुझे पता है नव्या, ये सब तुम्हारे लिए बहुत अजीब है, लेकिन तुम चिंता मत करो। अभी कुछ दिन तुम यहाँ के छोटे मोटे काम करना, नथिंग दैट मेक्स यू अनकंफर्टेबल, ओके? और अभी के लिए 10,000 रुपए महीना कैसा रहेगा? पैसों की बात सुनते ही नव्या ने फौरन वहाँ नौकरी करने का मन बना लिया। आखिर वो भी अपने घर में रोज रोज की बेइज्जती से तंग आ चुकी थी। क्या पियोगी? कुछ नहीं, नव्या ने ख्यालों से बाहर आते हुए कहा। आज तुम मेरी गेस्ट हो, कल ये तुम्हारी वर्क प्लेस होगी। हाउ अबाउट ऑरेंज जूस? नव्या ने रोहन को एक हल्की स्माइल दी। जैसे ही बारटेंडर ने जूस दिया, तभी रोहन की एक कॉल आ गई और वो एक्सक्यूज करते हुए वहां से चला गया। नव्या बहुत गौर से रोहन को जाते हुए देख रही थी। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। ये माहौल उसके लिए बहुत नया और अजीब था। उसे डर लग रहा था। वो ये सोच रही थी कि क्या वो यहाँ काम कर पाएगी। तभी नव्या ने महसूस किया कि उसके बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी आकर बैठ गया था। नव्या थोड़ा सा खिसक कर बैठ गई। हाय, मेरा नाम जगमोहन है। तुम्हें यहाँ पहली बार देखा है। नव्या ने कुछ नहीं कहा और दूसरी तरफ देखने लगी। मुझे लगता है तुम यहाँ गलती से आ गई हो। ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। एक काम करो, यहाँ से निकलते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। जगमोहन की बात सुनकर नव्या को बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अवॉइड करने के लिए नव्या ने जूस का एक सिप लिया। कुछ देर के बाद अचानक नव्या को अजीब सा महसूस होने लगा और वो उठकर वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में उसने अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोया। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और बाहर की तरफ निकली। तभी उसने ऊपर के फ्लोर पर ऊंची आवाजें सुनी। नव्या वॉशरूम से निकलकर सीढ़ियों के पास रुक गई। ऊपर के सेकंड फ्लोर पर झगड़ा हो रहा था। मुझे धोखा देने वाला आज तक कोई जिंदा नहीं बचा है, राजन चड्ढा। राजन ने रोनी आवाज में जवाब दिया। कबीर, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो मेरे बिजनेस का क्या होगा? ये मजाक नहीं है। इतना बोला ही था कि तभी अचानक से गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ी और राजन चिल्लाकर जमीन पर गिर गया। फिर एकदम सन्नाटा। ये सब सुनकर नव्या बहुत ज्यादा घबरा गई।
और डर के वो फिर से वॉशरूम में चली गई। नव्या का सर लगातार घूम रहा था। उसे उसकी तबीयत यूं अचानक खराब होने की वजह भी समझ नहीं आ रही थी। एक बार फिर से उसने अपना चेहरा पानी से धोया और जैसे ही बाहर निकलने के लिए वो वॉशरूम के दरवाजे तक पहुंची, तभी किसी ने उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। हैरानी से जब नव्या ने अपनी नजरें उठाई तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके सामने जगमोहन खड़ा था। ये क्या चाहता है मुझसे? नव्या ने अपने मन में सोचा और फिर बोली, आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों परेशान कर रहे हो? जगमोहन अब नव्या के बहुत करीब आ गया था। नव्या के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तुम अभी तक नहीं समझी? सच में इतनी नासमझ हो या भोली बनने की एक्टिंग कर रही हो? नव्या का सर घूम रहा था। सब कुछ उल्टा पुल्टा दिख रहा था। उसे एक बात तो समझ में आ गई थी कि जगमोहन के इरादे ठीक नहीं है। उसने रोते हुए कहा, मुझे यहां से जाने दो प्लीज। जाने दो? मैंने तुम्हारी ड्रिंक में नशीली दवा मिलाई है, उसका फायदा तो लेने दो। उसके असर से थोड़ी देर में तुम्हारा खून इतना गर्म हो जाएगा कि तुम्हें किसी के साथ की चाहत होगी। बस आज की रात मेरे साथ बिता लो। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो कीमत दूंगा। जगमोहन की बात सुनकर गुस्से से नव्या ने उसे एक जोर का थप्पड़ मारा और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूं। अगले ही पल जगमोहन ने पूरी ताकत से नव्या को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे किस करने की कोशिश करने लगा। पूरी ताकत लगाने के बाद भी नव्या उसकी गिरफ्त से अपने आप को आजाद नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला, उसने जगमोहन की कलाई पर जोर से काट लिया और जगमोहन दर्द से तड़प उठा और नव्या को छोड़ दिया। नव्या लड़खड़ाते हुए वॉशरूम से बाहर निकली और वो बहुत जोर से किसी के सीने से टकरा गई। हैरानी से नव्या ने अपनी आंसू भरी नजरें उठाकर देखा तो उसके सामने करीब 30 साल का एक लंबा चौड़ा हैंडसम नौजवान खड़ा था। उसका नाम कबीर था। तभी जगमोहन उसके पीछे से वॉशरूम से बाहर आया और जैसे ही उसने कबीर को देखा, वो डरकर वॉशरूम में वापस ही चला गया। कबीर नव्या को गौर से देख रहा था। उसके कपड़ों पर लाल रंग बिखरा हुआ था। नव्या ये देखकर हैरान थी, पर नशे की वजह से उसका सिर चकरा रहा था। वो गिरने ही वाली थी कि उसे कबीर ने अपनी बाहों में ले लिया। दोनों अब बहुत करीब थे। नव्या के बदन में एक करंट सा दौड़ गया। दोनों की सांसें तेज चल रही थी। नव्या आज से पहले किसी भी आदमी के इतने करीब नहीं आई थी और ना ही उसने इतना हैंडसम आदमी देखा था। नशे की हालत में नव्या अपने आप पर कंट्रोल खो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका दिमाग उसके बॉडी के रिएक्शन का साथ क्यों नहीं दे रहा था। क्या हो रहा था उसे? जगमोहन ने ठीक कहा था, उसकी दी हुई नशीली दवा का असर उस पर हो रहा था। नव्या ने नशे की हालत में जोर से कबीर को अपनी बाहों में जकड़ लिया और अपने गर्म होंठ उसके होंठों पर रख दिए। ये मैं क्या कर रही हूँ? उसके दिमाग में ये ख्याल आया, लेकिन उसका अपने आप पर काबू नहीं था। दूसरी तरफ एक पल में कबीर की पूरी बॉडी में जैसे एक सनसनी सी दौड़ गई। आज तक कबीर इस बार में हर रोज एक नई लड़की लेकर आता था और सेकंड फ्लोर के अपने रिजर्व स्वीट में उसके साथ रात बिताता था। लेकिन आज पहली बार किसी लड़की के छूने से उसके बदन में सनसनी सी दौड़ गई थी। उसने गौर से नव्या की तरफ देखा। नव्या का पूरा बदन पसीने से तरबतर था और उसके बिखरे लंबे बाल उसके पूरे चेहरे पर फैले हुए थे। कबीर नव्या को इस तरह से देखकर पूरी तरह से बेबस हो गया। कबीर के लिए ये खुला इनविटेशन था। उसके लिए अपने आप को कंट्रोल में रखना पॉसिबल नहीं था। उसने झट से नव्या को अपनी बाहों में उठा लिया और सेकंड फ्लोर की ओर जाने लगा कि तभी कबीर का बॉडीगार्ड शेरा वहां आया और बोला, अरे फिर से ऊपर कहाँ जा रहे हैं सर? यहाँ आपके लिए खतरा है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। कबीर ने गुस्से से सिर्फ शेरा को देखा। एक पल में शेरा का खून ठंडा पड़ गया और बिना कुछ बोले वो वहीं रुक गया। कबीर तेजी से नव्या को अपने स्वीट में लेकर गया और उसे जोर से बिस्तर पर पटक दिया।
नफिया ने अपनी आधी खुली आंखों से कबीर को अपने करीब आते हुए देखा। क्या कबीर नव्या के साथ इंटीमेट हो जाएगा?